अफवाह नहीं था, षड्यंत्र ही था। मान लीजिए अफवाह रहता तो सेम टाइम में मेन रोड में हनुमान मंदिर पर आक्रमण हुआ, उसी समय मेरे घर पे भी आक्रमण हुआ, बाहर कई एक गोलियां चली। अभी भी आप जाकर के डेली मार्केट थाना पता कर सकते हैं, मेरे घर से 2 FIR किए गए हैं और वो गोलियां मेरे घर पे चली और एयर फायर किया गया और माइक से स्टेटमेंट दिया गया कि निकलो भैरव सिंह, तुम्हारे पूरे परिवार को काट देंगे। क्या किया है भैरव सिंह ने? भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम होना, हिंदुत्व का बात करना, लोगों को संगठित करने का काम करना अपराध है। अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं। अपना विचार रखो लव जिहाद का, तो आप बोलेंगे कि हिंदू है, लड़ाने का बात कर रहा है। लेकिन 42 युवा जेल गए, 9 नाबालिग जेल गए, उन सबका तो जीवन आपने इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि आपका 5 मिनट वेस्ट हुआ था। आपको 5 मिनट विलंब हुआ, इसके कारण आपने सैकड़ों लोगों को जेल में भर दिया गया, 9 छोटे छोटे बच्चे को जो है जेल भेज दिया गया। आप सोचिए उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कभी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके विरोध में वो कभी अपने 2010 में मेरे घर में सैकड़ों, मतलब लगता है 35-40 बम चले थे। और प्रशासन जब आए थे, जो त्योहार था हमारा जन्माष्टमी का, और उस समय दंगा हुआ था और प्रशासन रात भर मोहल्ला को बचाने का प्रयास किया और अंत में सुबह आकर के मेरे घर से 10-12 से अधिक बम को डिफ्यूज कर करके लेगा गया। उस समय 2010 में पेपर में भी छपा था, फ्रंट पेज का न्यूज़ था। और पुनः 2022 में फिर से मेरे घर के ऊपर आक्रमण हुआ 10 जून को, जिस दिन मेन रोड में बजरंगबली मंदिर के ऊपर हमला हुआ था। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वह पानी है। गोपाल दास व्यास द्वारा रचित इन पंक्तियों के साथ न्याय करते हुए हम आज आपको एक ऐसे दिग्गज नेता या यूं कहें समाज सेवी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनका नाम इतना मशहूर है कि झारखंड का हर एक युवा उन्हें आज जानता है, और वो नाम है भैरव सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल। जोहार, जय सिया राम। हम आज इनसे, इनके जीवन से जुड़े उन अनसुने पहलुओं के बारे में जानेंगे जो शायद ही आपने पहले सुनी होंगी। तो शुरू करते हैं सर हम। जी स्वागत है। हम सबसे पहले भैरव सिंह कौन है? झारखंड, पूरा झारखंड या यूं कहीं पूरा देश ही जानता है कि भैरव सिंह कौन है, पर हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूली शिक्षा कैसे हुई, किस तरह से आपका बचपन बीता है। देखिए, रांची में ही लाइन तालाब के पास एक हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ था और उसके बाद स्कूल गए। हम G&H स्कूल के विद्यार्थी रहे। कुछ कारणोंवश मुझे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि बचपन से मैं थोड़ा शरारती था और अपने धर्म को लेकर के काम करता था। टीका लगा के बचपन से ही स्कूल जाता था। तो फिर गुरु नानक में ही पढ़ा। मैट्रिक पास करने के बाद इंटर ग्रेजुएशन लास्ट में MBA करके, उसके साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करता था, जैसे जॉलीवुड फिल्म मेकिंग कोर्स हो और हॉर्स राइडिंग हो, स्विमिंग हो, इस प्रकार के स्पोर्ट्स हो और एनवायरनमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते थे। फिर ड्रामेटिकल सोसाइटी जो होता था उसमें अपने राष्ट्रीय विचारधारा को किस प्रकार विद्यार्थियों के सामने रख सकूं, इस प्रकार से मेरा विद्यार्थी जीवन रहा। उसी बीच मैं 2005 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़ने के बाद संघ के मार्गदर्शन में चलता रहा। और क्योंकि बचपन से ही घर में ही मुझे संस्कार दिया गया था। पीछे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, केवल मेरे परिवार नहीं पूरे समाज का, रांची का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ बचपन से ही आरती करता था, पूजा करते बड़ा हुआ हूँ। तो जब नारा लगता था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत अखंड हो, गौ हत्या बंद हो, तो जन्मा हूँ और इस प्रकार के नारों के साथ, इस प्रकार के पूजा पद्धति के साथ मेरा विकास हुआ है। तो इसीलिए जन्म से ही जो है धर्म के प्रति समर्पित, इस राष्ट्र के प्रति स्वयं को किस प्रकार समर्पित कर सकूं, इसका प्रयास, अपने पूर्वजों का संस्कार, अपने माता पिता, अपने मामा मामी, मेरे पूरे परिवार का जो संस्कार मुझे मिला वो मुझे इस दिशा की ओर अग्रसर किया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बनने के पश्चात मुझे एक सीधा मार्ग दिखा, जिस मार्ग के माध्यम से मैं राष्ट्र का सेवा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर सकता हूँ। जी, बहुत बहुत। तो ये जो भावना है, जो समाज सेवा की जो भावना है, ये आपके अंदर बचपन से ही थी, यूँ कह सकते हैं? जी, मैं एक छोटी सी घटना से आपको बताता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरी माँ मेरा नाम विक्की रखना चाहती थी। तो मेरे मामा जी ने कहा कि विक्की कोई नाम होता है,
लेमचूस चॉकलेट ऐसा लगता है नाम। जी तो ये सभी बहनों का रक्षक होगा, जी इसलिए सभी बहनों का भाई भैरव नाम होगा। और मेरा पूरा नाम भैरव भैया ही है, तो भैरव सिंह लिखता हूँ, भैरव भैया सिंह ठीक नहीं लगता इस कारण। जी। बहुत आपके नाम के से जुड़ी जो हमने जो कहानी सुनी है बेहद रोचक है, और हम भी नहीं जानते थे, कई लोग नहीं जानते होंगे कि ये भैरव नाम और भैरव भैया के नाम से आपको कई लोग जानते हैं। मेरा पूरा नाम यही है, भैरव भैया ही मुझे जी नाम था मेरा। जी। हम एक वाकया आपको याद दिलाना चाहेंगे जो 2022 में जो बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी। तो उसके बाद शहर भर में कई दंगे हुए, देश भर में कई दंगे हुए, और इसी के साथ हमारे राजधानी रांची में भी 10 जुलाई 2022 को एक भयावह दंगा हुआ था। उसमें भी भैरव सिंह का नाम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं मेवात की घटना से इसको रिलेट करना चाहूँगा। अभी मेवात में देखिए क्या हुआ कि हिंदू समाज के लोग हजारों की संख्या में शंकर जी का शिवलिंग को अभिषेक करने जा रहे थे। अभिषेक करने जा रहे थे, उनके ऊपर जो आक्रमण करने वाले लोग थे वो वहाँ बाहर से ला करके बसाए गए रोहिंग्या और जो है बांग्लादेशी मुसलमान लोग थे, उन्होंने हमला किया। और उनके पूर्वज पहले हिंदू थे मेवात में जी। लेकिन बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था। बाद में कितने अलगाववादी संगठन उनको जो है समर्थन दिए, और लगातार लगभग 20 साल पहले 20% संख्या थी हिंदुओं की, आज 8% से भी कम रह गई है। तो ये षड्यंत्र होता है किस प्रकार हिंदुओं पे आक्रमण करना, हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार करना, लव जिहाद में बहनों को फंसाना। और अगर नहीं कर सके ये सब, तो अब जब आपकी शक्ति केंद्रित हो जाती है और शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आपकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो आक्रमण करके और जो है उस सारे समस्याओं का समाधान कर देना। और एक छत्र राज, जिसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मेवात आज उस नाम से फेमस है। रांची में भी यही षड्यंत्र रचा जा रहा है। 10 जून की जो घटना घटती है और पुलिस मुख्यालय को जो रिपोर्ट सौंपी जाती है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, वो आप पेपर में पढ़ेंगे, पेपर में भी आउट हुआ था, गूगल में भी आपको मिल जाएगा डिटेल इस केस का निकालेंगे तो, कि इससे डायरेक्ट संबंध इस घटना का पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जो आतंकवादी संगठन के लोग थे वह डायरेक्ट इस घटना से इन्वॉल्व थे। और इस घटना का डिटेल में आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि जितने भी मेन रोड में छत थे जिसको ड्रोन कैमरा से सर्च किया गया पुलिस को द्वारा, तो उसमें रेलवे ट्रैक में जो पत्थर पाए जाते हैं वो घरों के ऊपर में पत्थर पाए गए। वो भी एक नहीं, हर एक घर में हजारों हजार की संख्या में पत्थर। वो पत्थर कैसे आए, कहाँ से आए? रेलवे ट्रैक का पत्थर आपके घर के छत पे क्या कर रहा है? तो इस प्रकार की जो घटना है यह एक षड्यंत्र था आतंकवादियों के द्वारा, और स्थानीय जो आतंकवादी समर्थक है उनके द्वारा झारखंड को जलाने का और काम शुरू हुआ था रांची से। वो तो खैर मनाइए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने उचित जवाब दे करके इस मामले को शांत कर दिया, नहीं तो रांची के साथ साथ पूरा झारखंड जलता। और रही बात मेरी कि आप पूछ रहे थे आपका नाम आया, तो जैसे अभी खलारी में घटना घटी कि 32 साल की हमारी एक आदिवासी बहन का जो है बलात्कार करके गंदा वीडियो बनाया गया, और थाना का जो ड्राइवर था उसने इस काम को अंजाम दिया था, पूर्व ड्राइवर था, और उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। और जब हिंदू लोग अपनी बहन की जो है अस्मिता तो उसकी जा चुकी थी, और बहन को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरते हैं, तो एफआईआर किस पे होता है? हिंदुओं पर एफआईआर होता है खलारी में। ये आपको 2-3 दिन पहले की घटना है। सेम घटना मेन रोड में भी हुई कि घटना उन्होंने किया, पत्थरबाजी उन्होंने किया, गोलियां उन्होंने चलाई, प्रशासन ने जवाब दिया, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए फंसाने के लिए आपको। तो हिंदू समाज के लिए जो काम करेगा, जो अपने धर्म अपने देश के प्रति समर्पित रहेगा, जो वंदे मातरम का नारा लगाएगा, जय श्री राम बोल के लोगों को संगठित करने का काम करेगा, उसको या तो केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाएगा, या तो उसके गला रेत कर और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाएगी, जो मेरे साथ होने वाला था। बिल्कुल, ये तो दंगों की बात थी, यूं कहें अफवाहों की सुने, या यूं कहें ये षड्यंत्र ही था। नहीं, अफवाह नहीं था, षड्यंत्र ही था। मान लीजिए अफवाह रहता तो सेम टाइम में मेन रोड में हनुमान मंदिर पर आक्रमण हुआ, उसी समय मेरे घर पे भी आक्रमण हुआ, बाहर कई एक गोलियां चली। अभी भी आप जाकर के डेली मार्केट थाना पता कर सकते हैं, मेरे घर से 2 एफआईआर किए गए हैं, और वो गोलियां मेरे घर पे चली और एयर फायर किया गया, और माइक से स्टेटमेंट दिया गया कि निकलो भैरव सिंह, तुम्हारे पूरे परिवार को काट देंगे। क्या किया है भैरव सिंह ने? भारत माता की जय बोलना, जय श्री राम होना, हिंदुत्व का बात करना, लोगों को संगठित करने का काम करना अपराध है। अगर अपराध है तो हम अपराधी हैं।
तो ये षड्यंत्र था, जो कि हालांकि हमारे प्रशासन ने इसकी काफी अच्छे से तह तक जाकर जांच भी की है और इसका काफी अच्छा आउटकम भी निकला था। जी, मुझे क्लीन चिट भी दी गई इसमें, बताइए आप ये भी। आपको क्लीन चिट भी दिया गया है, बाइज्जत आप बरी हुए हैं। तो जी, ये तो हमारे ये उस दंगों की बात हुई। अब आज के जो जिस समाज में हम आज रह रहे हैं उसमें हमारी बहन बेटियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, और हमने ये कई बार देखा भी है कि आप हमारी बहन बेटियों की रक्षा को लेकर, और लव जिहाद भी एक मुद्दा है जिसे लेकर आप जिस पर आप कई बार बोलते हुए सुनाई दिए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप समझिए आज भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति क्या है। एक बहुत बड़ा तत्वा आज नेशनल नहीं इंटरनेशनल चैनलों पे इस विषय को लेकर के जो है वाद विवाद हो रहे हैं, और ये अब बोलेंगे कि अगर मैं इस विषय पे अपना विचार रखूं लव जिहाद का, तो आप बोलेंगे कि हिंदू है लड़ाने का बात कर रहा है। लेकिन केरला के साउथ के जो सीएम थे और वो वामपंथी विचारधारा के थे, उनको हिंदू मुसलमान किसी से मतलब नहीं है, वो वामपंथी विचारधारा के थे, और उनका स्टेटमेंट था कि केरला में भी यहाँ के हिंदू और ईसाई महिलाओं को लव जिहाद के तहत फंसाया जा रहा है। और इस विषय पे मंथन करने वाला मैं और आप नहीं, स्वयं हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में भी यह विषय पहुंचा हुआ है, और उनका स्टेटमेंट था कि सच्चाई है कि केरला में, क्योंकि वह विषय केरला का हाई कोर्ट तक पहुंच चुका था कि हाँ केरला में हजारों की संख्या में ऐसी बच्चियां हैं जिनको षड्यंत्र के तहत लव जिहाद फंसाया गया। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। आप झारखंड राजधानी की बात करें, हमारे झारखंड की राजधानी रांची की बात करें, तो रांची के आसपास के झारखंड के सभी जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जो इस विषय से अछूता है। प्रत्येक वर्ष जो है हजारों की संख्या में झारखंड से हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसा करके, हमारी आदिवासी बहनों को जो है लव जिहाद में फंसा करके, इसका ज्वलंत उदाहरण मैं देता हूँ। संथाल परगना में 10,000 एकड़ जमीन जो है वह रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा कब्जा किया गया है। 10,000 एकड़ जमीन है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई। वहां के वर्तमान जो पूर्व जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट कह रही है, और ये जो जमीन खरीदी गई है या कब्जा किया गया है, ये वहां के आदिवासी बहनों से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने या तो प्यार के माध्यम से, लव जिहाद के माध्यम से, या तो डरा धमका करके शादी करके उन जमीनों पर कब्जा किया है। तो हर जो नेटवर्क है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। लव जिहाद जो है एक षड्यंत्र के तहत पूरे भारतवर्ष में हावी होने का प्लान बना रहा है, और झारखंड उसका केंद्र बन चुका है। अब अपराधों की बात कर रहे हैं तो आजकल ये भी चर्चा हो रही है कि हमारी राजधानी रांची जो है वो अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। जैसा कि हमने बीते कुछ दिनों में देखा था कि कई लोगों पर, कारोबारियों पर सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चला दी गई। तो ये क्या कहीं प्रशासन फेल है या कहीं हमारे सरकार की चुप्पी है, अनदेखी है? हम इस आपकी राय में इसे क्या हम देखिए, मेरे घर के पीछे में मेन रोड है, ये हिंदपीढ़ी है, हिंदपीढ़ी के पीछे मेन रोड है। आप हिंदपीढ़ी में देखिए आए दिन गोलियां चलते रहती हैं। आपको प्रत्येक सप्ताह में एक न्यूज हिंदपीढ़ी का मिल जाएगा गोली चलने का। यहाँ पर अभी 6 महीने 7 महीने पहले भी एक हत्या हुई थी एक व्यवसायी की। पीछे में ओल्ड कमिश्नर कंपाउंड है, मेन रोड है। यहाँ पर आए दिन लूट खसैटी डकैती होते रहता है। आए दिन समाज के सामान्य छोड़िए प्रतिष्ठित लोगों पे हमला होते रहता है, और मेरे ऊपर भी हमला का बहुत सारा आउटपुट मिलते रहता है लोगों को। मैं स्वयं मुझे जान से मारने की धमकी एक नहीं सैकड़ों बार दी गई है। मैं थाना में कई बार कंप्लेन कर चुका हूं, मैं कोर्ट में लिख करके दे चुका हूं कि अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मुझे जिस पे इस पे डाउट है, मैंने उनके बारे में और उनके संगठन के बारे में लिख करके कोर्ट में भी दिया हुआ है। झारखंड अपराधियों का गढ़ है, यह विषय मैं कब से उठा रहा हूँ। झारखंड में अगर कोई पनप सकता है, कोई फल फूल सकता है, तो यहाँ अपराधी फूल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पुलिस से काउंटर हो जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी घायल हो जा रहे हैं, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनको ऊपर गोलियां चला दी जा रही है। भय नहीं है। ये घटना उत्तर प्रदेश में हो सकती थी क्या? क्योंकि वहाँ एक सशक्त नेतृत्वकर्ता बैठा हुआ है, वो जानते हैं कि हम गोली चलाएंगे तो हमारे घर में नहीं, हमारे पूरे परिवार के ऊपर, हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। तो यहाँ जो है डिसीजन लेने वाली, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है लोगों में, डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ के नेताओं में नहीं है, इसलिए झारखंड में इस प्रकार की घटना घट रही है। पुलिस सक्षम है, मुझे प्रशासन में पूरा विश्वास है। अगर पुलिस सक्षम नहीं होती तो 10 जून को रांची के साथ साथ पूरा भारत जल जा, पूरा झारखंड जल जाता। लेकिन प्रशासन ने जो है किसी से पूछे बिना अपना कदम उठाया और रांची को बचा लिया। अगर वो पूछते हैं कि हाँ सर, हाँ क्या करना है सर, तो हो सकता है नेता लोग का जवाब आ जाता है कि छोड़ दो क्योंकि हमारे वोटर हैं, अभी उपद्रव करने तो उनको, किसी के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। वो नहीं पूछे, इसलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दे पाए और रांची को बचा पाए। आज रांची के प्रशासनिक अधिकारियों को, झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को अगर ओपन हैंड दे दिया जाए कि भैया ये क्रिमिनल है, पुलिस पे गोली चलाया है, जितने लोगों का नाम है तुम्हारे पास सबको शूट आउट करो,
भैया आपको अधिकार है, आपके ऊपर गोलियां चलेंगे, आप शांत बैठे रहेंगे। तो प्रशासन ओपन हैंड अगर मिल जाए प्रशासन को तो झारखंड में अपराध जड़ से खत्म हो सकता है। लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधारी हैं ये इसका इशू बना करके राजनीति खेलते हैं और अपना वोट बैंक बचाने के लिए झारखंड को बर्बाद होने देना चाहते हैं। पर हमारे झारखंड में आप जैसे समाज सेवी भी हैं जो झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे, ये हमें यकीन है। जी, मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ, संघर्षरत हूँ और आजीवन संघर्षरत रहूँगा। जी, हम आप देख सकते हैं कि आपका घर काफ़ी पुश्तैनी है, काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अब 2010 और 2022 में आपके घर पे जो हमला हुआ था, जो सीधा हमला आपके घर पे हुआ था, आपकी ज़मीनों पे, ये काफ़ी मतलब प्रहार है सीधे आपके दिल पे कहा जाए तो उन हमलों के बारे में आप हमें बताइए। कहा जाता है क्या खाक मजा है जीने में जब आग न लगी हो दुश्मन के सीने में। तो भैया आग लगा हुआ रहता है उनके सीने में, वो आज डर रहे हैं, वो बौखलाए हुए हैं, वो घबराए हुए हैं कि उनकी जो शक्ति है उस शक्ति का जो है पर्दाफाश करने के लिए वो खोखले बैलून हैं। वो बाहर दिखते हैं कि बहुत बड़ा है लेकिन अंदर केवल हवा भरा हुआ है। शक्तिहीन है, देशद्रोही मानसिकता वाले लोग, उनके विरोध में मैं बात करता हूं, उनके रचे गए षड्यंत्रों के विरोध में मैं काम करता हूं और प्रशासन के माध्यम से और संविधान को आधार मानते हुए कानूनन रूप से मैं लोगों को संगठित करने का और जागरूक करने का काम करता हूं। ये उनसे जो है बर्दाश्त नहीं होता। 2010 में मेरे घर में सैकड़ों मतलब लगता है 35-40 बम चले थे और प्रशासन जब आए थे जो त्यौहार था हमारा जन्माष्टमी का और उस समय दंगा हुआ था और प्रशासन रात भर मोहल्ला को बचाने का प्रयास किया और अंत में सुबह आकर के मेरे घर से 10-12 से अधिक बम को डिफ्यूज कर करके लेगा गया। उस समय 2010 में पेपर में भी छपा था, फ्रंट पेज का न्यूज़ था। और पुनः 2022 में फिर से मेरे घर के ऊपर आक्रमण हुआ 10 जून को, जिस दिन मेन रोड के ऊपर, मेन रोड में बजरंगबली मंदिर के ऊपर हमला हुआ था। तो ये सुनियोजित तरीके से होता है और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में जिस प्रकार कमलेश तिवारी की घुस करके गर्दन रेत करके बाद में सर में गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, तो अगर मेरे घर में जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा सुरक्षा दिया गया है, अगर वो नहीं रहता तो हो सकता है मेरे घर में भी ये घटना घट चुकी होती और आज भैरव सिंह आपके सामने बात करने के लिए बैठा नहीं होता, बल्कि मेरे तस्वीर में हार चढ़ाने के लिए आप आए होते मेरे घर में। जी, पर ये भगवान का इशारा है या यूँ कहें भगवान की कृपा है आप पर कि आप सुरक्षित हैं और आगे भी आपको भगवान लंबी उम्र दे। शिव शंकर की कृपा है, माँ सरना का आशीर्वाद है और उन्हीं के मार्ग पे चलने का प्रयास करता हूँ, दिखाए हुए मार्ग पे। जी, एक और सवाल कई लोगों के मन में भैरव सिंह का नाम सुनते ही आता है कि हमारे जो मौजूदा सीएम है हेमंत सोरेन, तो उनके काफिले पर 4 जनवरी 2021 को हमला तो नहीं कह सकते हैं, प्रदर्शन हुआ था, विरोध हुआ था उनके काफिले पर, जो उनके काफिले को रोका गया था, तो उसमें भी आपका नाम अखबारों में फ्रंट पेज पर आया था। नहीं, उसमें तो मेरा नाम दूसरे तरीके से मुझे समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। मैं एक मैं एक समाज सेवी हूँ जी, और वहाँ पर जो महिलाएं खड़ी थी हम लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि सीएम इस तरफ से आने वाले हैं जी। लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, हजारों की संख्या में महिलाएं थी जी। आप देखिए कि क्यों विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि उसी समय एक सर कटी लाश मिली थी नग्न अवस्था में एक बहन की, नग्न अवस्था में एक बहन की सर कटी लाश मिली थी और उस समय हम लोगों ने रेशियो निकाला था तो पता चला झारखंड में हर 3.5 घंटे में जो है एक बलात्कार होता है और हमारी बहन झारखंड में सुरक्षित नहीं है। इस विषय को लेकर के रोड में लोग उतरे थे और इसमें क्या किया गया, सीएम का काफिला को थोड़ा सा समस्या हो गया, भैया 5 मिनट आप लेट हो गए। उनका अपने घर पहुंचने में अगर 5 मिनट का लेट हुआ तो इसका मुआवजा किसने भरा, तो इसका मुआवजा भरा 6 गरीब महिलाओं ने। इसका जेल जा करके गरीब महिला जो रोड में झाड़ू मारने का, नल्ली साफ करने का और फुटपाथ में चाय बेचने का काम करती थी, इस प्रकार की महिलाएं जेल गई हैं। जो समाज के नेतृत्व में एक क्या बोलते हैं इसको, अच्छे पद पे हैं, पार्षद हैं, उस प्रकार की महिला जेल गई थी। समाज में एक संगठन का काम करती, उस प्रकार की महिलाएं जेल गई थी। आप सोचिए, एक समाज के उच्चतम स्तर में संगठन का काम करने वाली महिला, एक पार्षद और नल्ली साफ करने वाली से लेकर के चाय पिलाने बेचने वाली गरीब महिलाएं, इस प्रकार की 6 महिलाएं जेल गई, 42 युवा जेल गए, 9 नाबालिग जेल गए। उन सबका तो जीवन आपने इसलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि आपका 5 मिनट वेस्ट हुआ था। आपको 5 मिनट विलंब हुआ, इसके कारण आपने सैकड़ों लोगों को जेल में भर दिया गया, 9 छोटे छोटे बच्चे को जो है जेल भेज दिया गया। आप सोचिए उनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वो कभी अपने देश
के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के ऊपर जो आक्रमण हो रहे हैं उसके विरोध में वो कभी अपने आप को आगे कर पाएंगे, वह विषय उठा पाएंगे, आवाज उठा पाएंगे? नहीं। उनके आने वाले भविष्य को और उनके आवाज को दबा दिया गया, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया गया केवल 5 मिनट लेट हुआ आपको घर पहुंचने में। तो ये हमारी सरकार है जी। तो ये आपने हमारी जो सरकार के बारे में बोला, जो 5 मिनट की देरी, तो क्या ये एक आपकी तरफ से क्या एक सरकार को चुनौती हो सकती है? देखिए, मैं चुनौती देने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं कोई दायित्व में नहीं हूँ किसी संगठन का। मैं एक सामान्य सा स्वयंसेवक हूँ और मैं अपने आप को एक सामान्य सा छोटा सा हिंदू समाज का कार्यकर्ता मानता हूँ जो इस देश के उत्थान के लिए काम कर रहा है। तो मैं चुनौती देने का तो विषय ही नहीं उठता है। मैं किस आधार पर चुनौती दूंगा? हाँ, लेकिन देशद्रोहियों को एक चुनौती मैं जरूर देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो PFI है, ये जो ISIS है, ये जो CFI है, ये जो सोशल इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, इस प्रकार के आतंकवादी जो संगठन हैं और झारखंड में बसने वाले जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं जो बाहर से आकर के हमारे देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं चुनौती देना चाहूँगा कि हिसाब से रहिए और समय रहते अपने देश भाग जाइए, नहीं तो आने वाला समय जो है समाज उठेगा और लाठी डंडे के साथ खदेड़ करके आपको इस देश से बाहर निकाल देगा। जी बिल्कुल। हमने ये भी देखा है कई बार कि आप अपने कार्यक्रम में देश के और भी कई अहम मुद्दे जैसे कि रोजगार, शिक्षा को लेकर कई बार बातें करते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप झारखंड का विषय उठा करके देखेंगे तो पूरे कार्यकाल में 2.5 बार JPSC का एग्जाम हुआ है। 2.5 बार इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार तो आधा होते होते रह गया। कितने सिविल सर्विसेज यहाँ के जो है नौजवानों को दिए गए, कितने सरकारी जो है कर्मचारी बने। सरकारी छोड़िए, प्राइवेट सेक्टर में सरकार के माध्यम से या सरकार के अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला या कितने लोगों को व्यवसाय करने के लिए एक क्षेत्र मिला। रोजगार की जब आप कसम लेने के लिए आगे आते हैं तो आप बोलते हैं लाखों लोगों को रोजगार देंगे, फिर बोलते हैं अंडा बेचो, मुर्गी बेचो। ठीक है, मैं मानता हूँ अंडा बेचना, मुर्गी बेचना ये भी एक व्यवसाय है। तो आपने सपना क्यों दिखाया लोगों को कि मैं आपको रोजगार दूंगा? आपने रोजगार देने का विश्वास दिलाया, आपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का विश्वास दिलाया और आपने झारखंड को दिया क्या? क्राइम। आपने झारखंड को दिया बहनों का बलात्कार, आपने झारखंड को दिया जो है अव्यवस्थित शिक्षा व्यवस्था, आपने झारखंड को दिया झारखंड के खनिज संपदाओं का शोषण करने का काम राजनेताओं ने किया और उसका जो वहाँ के मजदूर हैं जिन्होंने अपना खून पसीना, अपना जमीन दे करके इस राज्य को सींचने का काम किया है, उन लोगों का साथ शोषण किया, धोखाबाजी किया। झारखंड के संसाधनों पे पहला अधिकार यहाँ के लोगों का है, यहाँ रहने वाले लोगों का है और इसे आपने विदेशी लोगों को और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ वाले लोगों को बेच दिया और अपना माल और अपना पैकेट गर्म किया। और यहाँ के लोग पहले कम से कम चादर लगा के सोते थे, आज खुले आसमान के नीचे के लिए सोने के लिए मजबूर है। सर, आप इतने दिन से समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो समाज के हित में पर आप अभी ऑफिशियली देखा जाए तो राजनीति की तरफ तो आपका रुख फिलहाल नहीं है, पर क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप राजनीति की ओर अग्रसर हो? जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा विजन है कि आने वाले चुनावों में कहीं से आप चुनाव लड़ें? देखिए, राजनीतिक विषय को लेकर के मैंने बहुत पहले ही से ही चिंतन नहीं किया था, चिंतन मनन नहीं किया था, लेकिन मैं बार बार बोलता है और अभी भी यही बोलूँगा कि समाज के हक में, समाज को अधिकार दिलाने के लिए, हमारे झारखंड के युवाओं के रोजगार के लिए, झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, झारखंड के प्रत्येक बच्चे के पास सुव्यवस्थित शिक्षा पहुँचे, इस विषय को लेकर के हमारी बहनें सुरक्षित रहें, इस राज्य से जो है आतंकवाद जो है आतंकवादी संगठनों का नाश हो, इस विषय को करने के लिए मुझे जो कदम उठाना पड़ेगा मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। तो आपका कहने का ये मतलब है कि अगर राजनीति में जाने की जरूरत, मैंने कहा कि मैं फिर कह रहा हूं कि मुझे जो कदम उठाना होगा और समाज मुझसे आकर के कहेगा कि नहीं समाज हित के लिए आपको ये काम करना है, तो वो काम मैं जरूर करूंगा। मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे इन कामों से? मैंने कहा कि मैं जो समाज कहेगा मैं वो काम जरूर करूंगा। मैं स्वयं डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के हित के लिए, और समाज आकर के मुझसे अगर कोई आह्वान करता है तो मैं उस विषय का सम्मान करता हूँ। हमने देखा है कि झारखंड के कई जिलों में, कई जगहों पर आपके कार्यक्रम होते हैं जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है। तो अगर आप कोई एक जिला ही हम कहें कि अगर आप जहां से अगर आप फ्यूचर में चुनाव लड़ना चाहें तो? देखिए,
मैं आपके बात को थोड़ा सा प्रश्न को काटना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। भीड़ नहीं रहती है, वो समाज के जागरूक हिंदू हैं, वो समाज के जागरूक सनातनी हैं जो भगवान बिरसा मुंडा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। माँ सरना के चरणों को स्पर्श करके और माँ दुर्गा को चरणों को स्पर्श करके झारखंड को सुदृढ़ करने के लिए, एकजुट होने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए वो भीड़ नहीं है, वह समाज के क्रांतिकारियों का समूह आप उसको बोलेंगे। और सत्य है, हजारों कईक हजार संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उसके पीछे कईक दिनों की मेहनत होती है, लोगों का समर्पण भाव रहता है, मेरे प्रति उनका प्रेम और स्नेह रहता है। माताएं मुझे आशीर्वाद देने आती हैं, बहनें मुझे राखी बांधने के लिए आते हैं, और भाई मेरे कंधे से कंधा मिला करके और जय श्री राम और जय सरना का नारा लगा करके झारखंड को सुदृढ़ और संगठित करने के लिए आते हैं कार्यक्रम में। तो आप हमारे झारखंड के युवाओं को ऐसे तो संबोधित करते ही रहते हैं, पर क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप आज के युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कहा जाता है कि जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है जी। और जो अपने देश धर्म के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो अपने जवानी को कहते हैं कि उड़ा दे बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। तो जो युवा अवस्था होती है, बचपन में लोग सुनते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं वो सुनाते हैं, और युवा कुछ कर गुजरते हैं, तो यह कर गुजरने का समय है। जिस प्रकार भगत सिंह ने जो है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा संगठन का जो निर्माण किया था, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और भगत सिंह ने कहा कि केवल आज़ादी हमारा उद्देश्य नहीं है, आज़ादी के बाद किस प्रकार इस देश को सुदृढ़, संगठित, सुव्यवस्थित करना है, इसलिए एचआरए का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। उसी प्रकार युवाओं से मेरा आग्रह है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए केवल हिंदू धर्म को जागरूक करना ही विषय नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राष्ट्र का निर्माण करना हमारा ध्येय है। इसके लिए आप सभी समर्पित होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और अगर आप संगठित नहीं होंगे तो मैं जीवन भर आपको संगठित और जागरूक करने का काम करता रहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल पे। आपके जो मैसेजेस हमारे यूथ, हमारे युवाओं के लिए है, ये बेशक काफ़ी ज़्यादा कारगर है। साथ ही आप जो हमारे समाज के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, जो समाज सेवी बनकर जो काम कर रहे हैं, ये बेशक सराहनीय है और साथ ही काबिले तारीफ भी है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय झारखंड। ये थी एक छोटी सी मुलाकात भैरव सिंह जी के साथ। हमने जाना उनके विचारधारा और साथ ही उनके कार्यक्रमों के बारे में, साथ ही उनका क्या एजेंडा है, किस तरह से वो समाज में सुधार लाना चाहते हैं, इन सभी के बारे में। हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। Audio Jungle।